ये वो जहाज था जिसे वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन की पहचान माना जाता था। सुपरमरीन स्पिटफायर एक बेहतरीन फाइटर प्लेन था जो अपनी स्पीड और फुर्ती की वजह से पायलट्स का पसंदीदा और आवाम के लिए जंग जीतने वाली मशीन थे तोहफा। पर असल में ये प्लेन एक बहुत बड़े मसले का शिकार था। मसला ये था कि प्लेन का इंजन एन उस मौके पर बंद हो जाता जब ये जर्मन पायलट्स के साथ डॉग फाइट कर रहा होता, खास तौर पर जब इसे नीचे की तरफ डाइव करवाया जाता था। दूसरी तरफ जर्मन लुफ्टवाफा के मेसरश्मिट 109 फाइटर प्लेन में ऐसा कोई मसला नहीं था। इसी वजह से जर्मन पायलट्स अक्सर जंग के दौरान ब्रिटिश पायलट्स पर हावी हो जाते थे। ब्रिटेन ने बैटल ऑफ ब्रिटेन बहुत मुश्किल से जीती और उसकी सबसे बड़ी वजह स्पिटफायर के इंजन का ये मसला ही था। अगर बकाया वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन को क्लियर जीत चाहिए तो उसके लिए स्पिटफायर के इस अजीब मसले को हल करना बहुत जरूरी था। उन्होंने एड़ी चोटी के जोर लगा लिए, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग फर्म्स ने भी कोशिश की, पर स्पिटफायर का ये मसला किसी से भी हल ना हो सका। आखिरकार एक सॉल्यूशन मिला, और वो भी एक ऐसे शख्स ने निकाला जहां से कोई उम्मीद नहीं थी। एक औरत, बीट्रिस शिलिंग। इस औरत ने स्पिटफायर के साथ ऐसा क्या किया कि आज उन्हें अलाइज की तरफ से वर्ल्ड वॉर टू जितवाने का जिम्मेदार ठहराया जाता है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, स्पिटफायर के रोल्स रॉयस मर्लिन इंजन का ये मसला सबसे पहले 1938 में सामने आया। उस वक्त इस मसले को इतना बड़ा नहीं समझा गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू से पहले पायलट्स ज्यादा डाइविंग नहीं करते थे। लेकिन 1940 में जब बैटल ऑफ ब्रिटेन अपनी पीक पर थी तब ये सिर्फ एक टेक्निकल मसला नहीं बल्कि जिंदा रहने का सवाल बन चुका था। इससे भी बड़ा मसला ये था कि वर्ल्ड वॉर टू से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट 20,000 से भी ज्यादा स्पिटफायर प्रोड्यूस कर चुकी थी। यानी इन सभी प्लेन्स में यही सेम मसला था क्योंकि इन सब में रोल्स रॉयस मर्लिन इंजन लगाया गया था। और फिर मामले की नज़ाकत का आइडिया तब हुआ जब ब्रिटिशर्स को ये मालूम पड़ा कि रॉयल एयरफोर्स यानी आरएएफ के पास स्पिटफायर के अलावा जो दूसरे फाइटर प्लेन्स हैं जिनमें हॉकर हरिकेन और बोल्टन पॉल डिफायंट शामिल थे, उनमें भी यही सेम रोल्स रॉयस मर्लिन का इंजन ही लगा है। अब एक तो वर्ल्ड वॉर टू की गर्मा गर्मी और ऊपर से अलाइज का सबसे बड़ा इत्तेहादी डिफेक्टेड इंजन वाले प्लेन्स के साथ लड़ने पर मजबूर था। 1940 में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान नाज़ी जर्मनी का मुकाबला फ्रांस और ब्रिटेन के साथ था। इस दौरान जब जर्मन्स अपने मैसरश्मिट 109 लेकर अलाइज के एरिया में आते तो उनको काउंटर करने के लिए आरएएफ के स्पिटफायर जाते थे। एक दूसरे की गोलियों से बचने के लिए पायलट्स एडवांस्ड मैनूवर्स इस्तेमाल करते थे, जैसा कि फौरन डाइव मारना या फौरन जहाज को ऊपर उठा लेना। ये वर्ल्ड वॉर टू में एक बहुत ही आम सी बात थी। प्लेन्स ऐसे मैनूवर करके घंटों तक लड़ाई लड़ सकते थे। कभी डाइव डाउन करके दुश्मन की गोलियों से बचते तो कभी फौरन नोज अप करके दूसरे प्लेन को निशाने पर लाकर फायर करते थे। अब सोचें, इस जिंदगी और मौत की डॉग फाइट के दौरान अगर किसी का इंजन बंद हो जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। खुशकिस्मती से बैटल ऑफ ब्रिटेन में ब्रिटिश पायलट्स के पास होम कोर्ट एडवांटेज था, यानी उनकी फ्यूल सप्लाई करीब थी और वो कई घंटों तक लड़ सकते थे। दूसरी तरफ जर्मन पायलट्स को पहले इंग्लिश चैनल पार करना पड़ता था, फिर लड़ाई लड़नी होती थी और उसके बाद रिफ्यूलिंग के लिए उनको वापस अपनी बेस जाना होता था। ये जर्मन पायलट्स के लिए एक डिसएडवांटेज था, तभी शायद वो डिफेक्टेड स्पिटफायर्स का भी मुकाबला नहीं कर पाए। बैटल ऑफ ब्रिटेन तो खत्म हो गई लेकिन वर्ल्ड वॉर टू अभी भी बाकी की। स्पिटफायर में ये अजीब मसला खासकर तभी आता था जब वो नोज डाइव करते थे। जब एक तैयारा नीचे की तरफ फ्री फॉल में तेजी से गिरने लगता है तो कोई भी चीज जो मजबूती से जमी ना हो, जैसा कि पायलट्स के जिस्म में दौड़ता हुआ खून और इंजन के कार्बोरेटर में मौजूद फ्यूल, उस पर ग्रेविटी यानी जमीन की कशिश काम नहीं करती और वो नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाता है। बदकिस्मती से रोल्स रॉयस मर्लिन इंजन के कार्बोरेटर में फ्यूल आउटलेट नीचे की तरफ थे, तो जब जहाज तेजी से नोज डाइव करता था तो कार्बोरेटर में मौजूद फ्यूल ऊपर की तरफ जाता था, यानी आउटलेट से दूर। इस दौरान इंजन को फ्यूल नहीं मिल पाता,
जिसकी वजह से या तो जहाज का इंजन बंद हो जाता या फिर झटके मारने लगता, सिर्फ तब तक जब तक वो वापस सीधा ना हो जाए। इस मसले को हल करवाने के लिए उस वक्त दुनिया के बेहतरीन दिमागों को ये काम सौंपा गया, जिसमें रोल्स रॉयस के साइरल लॉफ्से और रॉयल एयरक्राफ्ट एस्टेब्लिशमेंट के एडी फिशर भी शामिल थे। दोनों में बहुत ही चालाक टेक्निकल हल ढूंढे, मगर दोनों ही पूरी तरह नाकाम रहे। उल्टा दोनों के सॉल्यूशंस की वजह से जहाज में एक नया मसला भी खराब हो गया। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए इंजन के अंदर का गहरा इल्म होना जरूरी था। इस वजह से ये बहुत हैरत की बात थी कि 1940 में इसका आखिरी और सबसे बेहतरीन हल एक औरत में पिया, जिसे आज हम बीट्रिस शिलिंग के नाम से जानते हैं। जब 1938 में पहली बार स्पिटफायर की प्रोडक्शन टेस्ट फ्लाइट्स हो रही थी, उसी दौरान बीट्रिस शिलिंग नामी खातून ने अपनी पसंदीदा मशीन दोबारा रीबिल्ड और टेस्ट की, एक 490cc नॉर्टन मोटरसाइकिल। ये वही बाइक थी जिस पर वो ब्रुकलेंस रेस ट्रैक पर सबसे तेज मोटरसाइकिल चलाने वाली औरत बनी। शिलिंग एक कमाल की रेसर थी, मगर उससे भी बेहतरीन एक इंजीनियर। उसको मोटरसाइकिल का शौक बचपन से ही था। 1919 के आसपास जब बीटलेस सिर्फ 10 साल की थी, तो उसने देखा कि उसकी बहनें साइकिल ट्रिप्स पर जाती है और वो हमेशा पीछे रह जाती है। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे जमा करेगी। 14 साल की होते ही उसने अपना मकसद एक 2 स्ट्रोक रॉयल एनफील्ड खरीद कर हासिल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बाइक के मसले खुद हल करने लगी और देखते ही देखते वो बाइक को पूरा खोलकर दोबारा जोड़ने के काबिल भी हो गई। 15 साल की होते ही उसने फैसला कर लिया कि इंजीनियरिंग ही उसका असली कैरियर होगा। पर मसला सिर्फ ये था कि अभी 1924 का दौर था और उस वक्त सोसाइटी लड़कियों को इंजीनियर्स बनाने का तसव्वुर भी नहीं करती थी। वुमेन्स इंजीनियरिंग सोसाइटी की मदद से अक्टूबर 1929 में बीट्रिस में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, जहां आज से पहले कभी किसी लड़की ने एडमिशन नहीं लिया। बाद में उसे थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस लेने का मौका भी मिला, जो उसका असल इंटरेस्ट था। वो एक इंजीनियर तो थी ही, लेकिन ब्रुकलैंड ट्रैक पर मर्दों के साथ रेस लगाने वाली औरत भी। और ऐसा सिर्फ इस वजह से हो पाया क्योंकि उसमें अपनी 490cc नॉर्टन मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर में कुछ ऐसी चेंजेस की थी जिसकी वजह से उसका पिकअप हद से ज्यादा बढ़ चुका था। शिलिंग को उस वक्त खुद भी अंदाजा नहीं था, लेकिन उसकी ये काबिलियत वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान स्पिटफायर और हरिकेन फाइटर्स का सबसे बड़ा मसला हल करने वाली थी। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले शिलिंग को रॉयल एयरक्राफ्ट एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हुए 3 साल गुजर चुके थे। शुरू में उसका काम सिर्फ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन लिखना था, पर नवंबर 1939 में कई प्रमोशंस के बाद बीट्रिस शिलिंग टेक्निकल ऑफिसर के मकाम तक पहुंच गए और अब उसकी जिम्मेदारी थी कार्बोरेटर की रिसर्च और डेवलपमेंट का काम। जब रोल्स रॉयस के इंजीनियर्स स्पिटफायर का मसला हल करने में नाकाम हुए, तो शिलिंग ने इस मसले को फिक्स करने के लिए अथॉरिटीज से परमिशन मांगी। पहले तो सब इसको औरत होने की वजह से अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन हैरान उन तौर पे शिलिंग में सिर्फ चंद दिनों में ही ना सिर्फ मसले को हल किया, बल्कि अथॉरिटीज ये सॉल्यूशन देखकर खुद पर हंसने लगी। पर आखिर उसमें ऐसा क्या किया था? शिलिंग ने सिर्फ एक छोटा सा ब्रास डिस्क्रिप्टिव डिजाइन किया, जिसमें एक खास डायमीटर का सुराख था, और फिर वो प्लेट कार्बोरेटर में फिट करने पर जहाज का मसला काफी हद तक फिक्स हो गया। इस सॉल्यूशन का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इस ब्रास की प्लेट को जहाज में खड़े खड़े फिट किया जा सकता था, यानी ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था। अब सबसे बड़ा मसला मुख्तलिफ बेसिस में जाकर इसको स्पिटफायर्स में इंस्टॉल करना रह गया था। इस काम के लिए भी शिलिंग ने अपनी नॉर्टन बाइक का इस्तेमाल किया और अलग अलग बेसिस पे जाकर ये सॉल्यूशन स्पिटफायर और हरिकेन फाइटर्स में इंस्टॉल किए। शिलिंग का ये सॉल्यूशन इतना कामयाब हुआ कि इसको मिस शिलिंग्स ऑरिफिस का नाम दिया गया। इस छोटी सी प्लेट में पायलट्स का सबसे बड़ा मसला पूरी तरह पर नहीं, पर काफी हद तक ठीक कर दिया था।
बाद में शिलिंग ने रोल्स रॉयस मॉडलिंग के लिए पूरी तरह से नया कार्बोरेटर डिजाइन करके इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए हल कर दिया। वर्ल्ड वॉर टू जीतने के बाद पायलट्स ने इसका सारा क्रेडिट शिलिन की काबिलियत को दिया। आखिरकार उसकी मेहनत के बदले इसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर OBE से नवाजा गया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद शिलिंग में इंजीनियरिंग छोड़ने के बजाय नए और एडवांस्ड मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। 1950s तक उसका काम रॉकेटरी, लैम्प जेट्स और गाइडेड वेपन्स जैसे नई फील्ड्स तक पहुंच चुका था। 1955 में शिलिंग को रॉयल एयरक्राफ्ट एस्टेब्लिशमेंट का सीनियर प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर बना दिया गया। बेटिस शिलिंग सिर्फ एक मैकेनिक या इंजीनियर नहीं थी, वो एक लाजवाल कैरेक्टर थी जो इंजीनियरिंग में औरतों के लिए नए दरवाजे खोल रही थी। आज भी ये अच्छी कहा माना जाता है कि अगर वर्ल्ड वॉर टू में शिलिंग ना होती तो शायद दुनिया का नक्शा ऐसा नहीं होता जैसा आज दिखता है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।